और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द की गई है। नियुक्ति के बाद ज्वाइन नहीं करने पर यह एक्शन ले लिया गया है। डॉक्टर्स का 2020-21 के लिए हुआ था चयन। विभाग से सभी डॉक्टर्स की हो गई थी पोस्टिंग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लंबे समय के बाद भी ज्वाइन नहीं किया था और ऐसे में एक्शन ले लिया गया है। स्वास्थ्य निदेशक ने प्रस्ताव किया है इस पर तैयार। तो कुल मिलाकर 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द हुई है। और नियुक्ति के बाद ज्वाइन नहीं करने पर यह एक्शन ले लिया गया है। तो 229 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई थी जिसमें ज्वाइनिंग नहीं की है इन डॉक्टर्स ने और इसीलिए एक्शन लिया गया है। डॉक्टर्स को साल 2020-21 के लिए इनका चयन किया गया था। विभाग से सभी डॉक्टर ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसकी पोस्टिंग भी हो गई थी लेकिन लंबे समय से ज्वाइन नहीं किया इन्होंने और ऐसे में ये एक्शन लेना पड़ा स्वास्थ्य निदेशक को। बड़ी खबर, इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, क्योंकि अभी हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में 229 डॉक्टरों की नियुक्ति को रद्द करने की जानकारी मिल रही है। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ, जहां से अलाउद्दीन लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये बड़ा मामला है, 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द करने का मामला, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, वास्तव में उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इन डॉक्टरों की नियुक्तियां होती हैं। नियुक्तियों के बाद उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग सारे चयन की लिस्ट को शासन को भेज देता है कि आप इनको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, इनको जिले अलॉट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये उन डॉक्टरों की लिस्ट है जिनको आयोग ने चयनित किया, उसके बाद लिस्ट शासन को भेज दी गई और फिर इनको जिले भी अलॉट हो गए। यानी कि किसको किस जिले जाना है, किस सीएससी और पीएससी पर जाना है, ये बात भी तय हो गई। लेकिन ये तमाम डॉक्टरों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कॉकस इससे पहले चलता रहा है, जिसमें एक कॉकस करता क्या था कि ज्वाइनिंग के बाद जब इनको लेटर दे दिया जाता था तो ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गायब रहते हैं। या तो कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर ये पीजी करने चले जाते हैं या कहीं और इन्वॉल्व होते हैं। फिर 3-4 साल के बाद ये आते हैं वापस और पुरानी पूरी तनख्वाहें भी लेते हैं। और ये कॉकस करता क्या है, उन तमाम हाजिरियों को अपने भर देता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है, इसके तहत ये तमाम डॉक्टर जो चयनित हुआ न सिर्फ इनको नौकरियों से निकाला गया है, बल्कि ये संकेत उन डॉक्टरों के लिए भी है जो शॉर्टकट तरीके से पीएमएस यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकारी सेवा है चिकित्सकों की, क्योंकि डॉक्टरों की थोड़ी कमी है उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की, तो ऐसे में ये लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइनिंग तो दिखा देते हैं, फिर साल, 2 साल, 3 साल किसी बड़े अस्पताल या कहीं और सेवा देते हैं, फिर 3 साल की तनख्वाह उनकी 10-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बन जाती है। फिर ले दे करके फिर से ज्वाइन करके और पैसा ले दे करके फिर से वो पैसा भी विड्रॉ कर लेते हैं अपनी तनख्वाहें। तो ऐसे में बड़ा एक्शन है। दूसरी तरफ बड़ी बात ये भी देखने वाली है, ठीक है, तो चतुराई ये डॉक्टर दिखा रहे थे और इसी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ गया। लौटती हूं मैं आपके पास अलाउद्दीन। और आइए अब बात करते हैं लखनऊ उपचुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस मास्टर प्लान के तहत मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी मिल चुकी है। उपचुनाव में 15 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, मैनपुरी में 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और खतौली में 5 मंत्रियों की प्रचार मैदान में ड्यूटी लगा दी गई है। रामपुर में 4 मंत्री संभालेंगे कमान, जिनमें नाम भी आपको मैं एक करके बताएंगे। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह को मैनपुरी में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अभियान की कमान कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। बलदेव ओलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी मिली है। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो सीधे तौर पर जो देखिए ये मुकाबला होना है 5 दिसंबर को, जिसमें अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। उसमें हर एक मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। सीधे रुख करते हैं अलाउद्दीन की तरफ, जो कि इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जानकारी इस पर देंगे। अलाउद्दीन, बिगुल बच चुका है, शंखनाद हो चुका है, अब जिम्मेदारी इन मंत्रियों को दे दी गई है, कमान इन्होंने संभालनी होगी क्योंकि जीतना
बीजेपी के लिए भी दावा ठोकी गई बात है और समाजवादी पार्टी के लिए भी दावा ठोकी गई बात है। अब इस बात को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा जमीन पर और इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है सबको। अलाउद्दीन, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है एक इलेक्शन खत्म होने के बाद बीजेपी का संगठन दूसरे इलेक्शन के मोड में होता है, तो ऐसे में इन तमाम जो है मंत्रियों को कैंप करने के लिए भी कहा गया है कि ये जिले तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ पर प्रचार का आखिरी दिन नहीं हो जाएगा। यानी 5 दिसंबर को इन तमाम जगहों पर, क्योंकि वोटिंग और मतदान होना है, 3 तारीख लास्ट है शाम में जो है पूरी तरह से प्रचार प्रसार की, तो ये मंत्री 3 तारीख तक इन जिलों में रहेंगे। तो ऐसे में क्योंकि मैनपुरी, खतौली और रामपुर के जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बिला शक शुबहा 2 जगहों पर खासतौर से मैनपुरी और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के सामने कमल को फहराना एक नया रिकॉर्ड बनाने जैसा होगा, क्योंकि मैनपुरी में पिछले 33 सालों से कब्जा समाजवादी पार्टी का लोकसभा सीट पर, जबकि समाजवादी पार्टी का कब्जा रामपुर पर कई दशकों से, करीब 3 दशकों से वहां पर भी कब्जा बना हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाहती है, उनका मैनेजमेंट ये चाहता है कि सूक्ष्मतम स्तर तक, गली गली तक जाकर के इनके मंत्री और तमाम जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं न सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार करें बल्कि बाद में फीडबैक भी लखनऊ ऑफिस को दे ताकि और बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ सके। तो ऐसे में जो माइक्रो मैनेजमेंट जिस बारे में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा किला ढाने का समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो मैनपुरी में है और इसीलिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी नामांकन करने जा रही हैं। इसी पर आपको जानकारी देंगे कि सैनी के नामांकन में खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले खतौली में एक जनसभा भी होने जा रही है जिसमें संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक जनता को। इसके बाद वो भाजपा प्रत्याशी के साथ नामांकन स्थल पहुंचने वाले हैं कलेक्ट्रेट। सीधे आपको लिए चलते हैं उमेश के पास और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है इस समय उमेश, कितना समय और आपके पीछे हम देख रहे हैं मंच सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, बस लोग इंतजार कर रहे हैं ब्रजेश पाठक को सुनने का, अपने बीच पाने का। कितना समय और लगने वाला है? आज नामांकन भी भरना है राजकुमारी सैनी का। जी हाँ, देखिए आगामी 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव भाजपा के लिए कितने प्रतिष्ठा का प्रश्न है? हर चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न होता ही है और खतौली भी उसमें से एक है। हम मजबूती से खतौली चुनाव लड़ेंगे और हमेशा खतौली की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और इस बार भी रहेगा। अब ये चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस संबंध में है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता क्या राजनीति का प्राधिकरण चाहती है। गठबंधन हमेशा से अपराधियों को चुनाव लड़ाता है। पहले भी यहाँ के सबसे बड़े एक माफिया मुजफ्फरनगर से उनको चुनाव लड़ा गया था, संजीव जी, आपने नाम सुना होगा, उनकी पत्नी को। अभी भी ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा है। तो क्या जो अपराध समाप्त किया गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश से, क्या ये गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग दोबारा अपराधियों को राजनीति में ला के इस तरह की करना चाहते हैं? जनता को इस पर निर्णय है। मुजफ्फरनगर की जनता अपराध से त्रस्त हुई थी पहले, जब भी भारतीय जनता पार्टी आई थी, और अपराध को मिटाने का काम योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। तो ये चुनाव इस राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव है। तो आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला इस उपचुनाव में रहेगा खतौली विधानसभा सीट के लिए? 17 में भी यही मुद्दा था, 22 में भी यही मुद्दा था। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा इलाका है कि कर्मठ लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, सब कोई सरकारी मदद की ज्यादा उम्मीद नहीं करते। सब अपने दम पे इस क्षेत्र को बनाया लोगों ने, सरकार की बजाय लोगों की बड़ी देन है इस क्षेत्र को बनाने में, विकसित करने में। तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, अपराधियों से मुक्ति चाहिए, बाकी लोग काम अपने आप कर लेते हैं। जातीय समीकरण साधने के लिए रोकना चाहूंगी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है